नमस्कार साथियों, जीबी यथार्थ एकेडमी के डिजिटल मंच पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, अपना टॉपिक चल रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान। तो गांधी जी के बारे में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में जो आंदोलन सफल बनाया था, उसके बाद गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आए और गांधी जी ने भारत में आकर गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया था। क्योंकि साथियों, गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों से गांधी जी सबसे अधिक प्रभावित हुए थे। अतः गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया था। इसके बाद गांधी जी ने अपना पहला आंदोलन, गांधी जी का भारत में प्रथम आंदोलन चंपारण किसान आंदोलन था। दूसरा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था। तो साथियों, दोनों आंदोलन गांधी जी के अपन पढ़ चुके हैं। गांधी जी का तीसरा आंदोलन था खेड़ा किसान आंदोलन। गांधी जी का तीसरा आंदोलन है खेड़ा किसान आंदोलन। ये प्रारंभ हुआ था 22 मार्च 1918 को। इसी आंदोलन का एक अन्य नाम है कर नहीं दो आंदोलन। इसी आंदोलन का अन्य नाम है कर नहीं दो आंदोलन। कर नहीं दो आंदोलन। खेड़ा किसान आंदोलन का अन्य नाम है कर नहीं दो आंदोलन। साथियों, खेड़ा कहाँ पर है? खेड़ा गुजरात में। गुजरात का एक जिला है खेड़ा। खेड़ा के किसानों ने किस बात को लेकर आंदोलन प्रारंभ किया था? किस कारण से आंदोलन प्रारंभ किया था? क्योंकि क्वेश्चन अधिकतर या तो कारण पर आता है या उस आंदोलन में क्या मुख्य बात हुई थी, क्या मुख्य घटना हुई थी, उस पर अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो खेड़ा के किसानों ने किस बात को लेकर आंदोलन प्रारंभ किया था? जैसा कहा गया है कि सूखा पड़ गया था। सूखा, बरसात नहीं हुई थी। सूखा पड़ने के कारण किसानों की फसलें बेकार हो गई। किसानों की फसलें बेकार हो गई। इसके बावजूद अंग्रेजी सरकार, भारत में अंग्रेज़ों की सरकार किसानों से क्या वसूल कर रही थी? लगान या कर, भूमि कर वसूल कर रही थी। सूखा पड़ गया, किसानों की फसलें बेकार हो गई। इसके बावजूद सरकार, मतलब अंग्रेज, किसानों से लगान वसूल कर रहे थे। किसानों पर इसमें क्या कर दिया? कर वृद्धि। साथियों, ध्यान रखना, फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन आया था कि खेड़ा किसान आंदोलन में खेड़ा के किसानों ने आंदोलन क्यों किया था? उसमें ऑप्शन था कर वृद्धि और राइट आंसर माना था कर वृद्धि। यहाँ पर दो तरह के किसान थे।
कुनवी पाटीदार जो किसान थे, इसमें दो तरह के किसान थे। बड़े किसान, बड़े किसान और छोटे किसान। तो बड़े किसान तो सरकार को टैक्स दे रहे थे, लेकिन छोटे किसानों के पास जब कुछ था ही नहीं तो वो सरकार को टैक्स कहाँ से देते। तो यहाँ पर साथियों छोटे किसानों का अधिक शोषण हो रहा था। तो गांधी जी से पहले इस आंदोलन में जिसने भूमिका निभाई थी, यहाँ पर खेड़ा में खेड़ा के किसान नेता थे मोहनलाल पांड्या। खेड़ा के किसान नेता थे मोहनलाल पांड्या। तो इन्होंने एक नारा दिया था, कर नहीं दो। कर नहीं दो। ध्यान रखना, गांधी जी से पहले इस आंदोलन में जो मुख्य भूमिका निभाई थी मोहनलाल पांड्या। इन्होंने कौन सा नारा दिया है? कर नहीं दो। किसानों से क्या है भाई? सरकार को टैक्स नहीं देना है। मोहनलाल पांड्या ने ही गांधी जी को इस आंदोलन से क्या कराया था? अवगत कराया था। मोहनलाल पांड्या जो खेड़ा के स्थानीय नेता थे, इन्होंने यहाँ की समस्या से गांधी जी को अवगत कराया, सूचित कराया। गांधी जी इस समय अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में व्यस्त थे। अहमदाबाद में भी मिल मजदूर आंदोलन चल रहा था। तो गांधी जी को किसने सूचना दी? मोहनलाल पांड्या ने, कि गांधी जी यहाँ पर सरकार किसानों से इस तरह टैक्स वसूल कर रही है, कर में भी वृद्धि कर दी है, आप आइए और हमारे आंदोलन का नेतृत्व कीजिए। तब गांधी जी ने किसे भेजा था? तब गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक भी वल्लभ भाई पटेल के साथ आए थे। और इंदुलाल याग्निक गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक को भेजा, भाई वहाँ पर समस्या को देखो और वहाँ का समाधान करो। लेकिन वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक को सफलता इसमें नहीं मिली थी। इसके बाद इसमें गांधी जी स्वयं आए थे। गांधी जी इस आंदोलन में शामिल हुए और गांधी जी ने सभी किसानों से कहा, भाई कोई भी किसान सरकार को टैक्स नहीं देगा। गांधी जी ने सभी किसानों से कहा, सभी किसानों से कहा कि कोई भी किसान सरकार को लगान नहीं देगा, लगान नहीं देगा। गांधी जी के कहने पर सभी किसानों ने सरकार को टैक्स देना
क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। गांधी जी के कहने पर सभी किसानों ने सरकार को टैक्स देना बंद कर दिया। तब सरकार ने देखा, अरे भाई पहले तो बड़े किसानों से हमें टैक्स मिल रहा था, भूमि कर मिल रहा था, अब तो बड़े किसानों से भी हमें भूमि कर नहीं मिल रहा है। तब सरकार ने एक गोपनीय आदेश जारी किया था, एक सीक्रेट ऑर्डर, एक गोपनीय आदेश जारी किया था कि भाई भूमि कर उसी किसान से वसूल किया जाए जो भूमि कर देने में सक्षम है। तो गांधी जी का उद्देश्य वैसे ही पूरा हुआ, क्योंकि गांधी जी यहाँ पर छोटे किसानों को बचाना चाहते थे और सरकार ने छोटे किसानों को माफ़ कर दिया। तब ये गांधी जी का आंदोलन सफल हुआ। तो सभी किसानों ने सरकार को टैक्स देना बंद कर दिया। तब सरकार ने एक गोपनीय आदेश जारी किया कि लगान उसी किसान से वसूल किया जाए, जो लगान देने में सक्षम हो। तो सरकार ने क्या जारी किया है, एक गोपनीय आदेश। तो गांधी जी को मालूम पड़ा, भाई सरकार ने एक ऐसा आदेश जारी कर दिया है कि लगान उसी किसान से वसूल किया जाए जो लगान देने में सक्षम हो, तो गांधी जी का उद्देश्य पूरा हुआ और ये आंदोलन सफल हुआ। देखो, गांधी जी भी सरकार की बात मान लेते थे। जब गांधी जी को लगता था कि भाई हमारा उद्देश्य पूरा हो गया है, तो गांधी जी उस पर अड़ते नहीं थे कि भाई किसानों को फ़ायदा हुआ है। तो गांधी जी ने कहा, किसानों को भी समझाया, भाई सरकार ने आपकी बात मान ली है, आप भी इस बात को स्वीकार करो। तो ये आंदोलन सफल हुआ। तो साथियों, एक अंग्रेज लेखक था हार्डीमन। एक अंग्रेज लेखक है हार्डीमन। इसने गांधी जी के इस आंदोलन को गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम वास्तविक सत्याग्रह कहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अंग्रेज लेखक हार्डीमन ने गांधी जी के खेड़ा किसान आंदोलन को भारत में गांधी जी का प्रथम वास्तविक सत्याग्रह कहा था। प्रथम वास्तविक सत्याग्रह। देखो साथियों, गांधी जी के प्रत्येक आंदोलन को सत्याग्रह कहा जाता है। चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, क्योंकि गांधी जी के आंदोलन सत्य और अहिंसा पर आधारित होते थे। यदि किसी आंदोलन में हिंसा हो जाती थी तो गांधी जी उस आंदोलन को वापस ले लेते थे। तो हार्डीमन ने गांधी जी के इस आंदोलन को भारत में प्रथम वास्तविक सत्याग्रह कहा है। साथियों, इस पर जो अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो कि गांधी जी का भारत में प्रथम वास्तविक सत्याग्रह कौन सा है, प्रथम वास्तविक आंदोलन कौन सा है, खेड़ा किसान आंदोलन, या फिर खेड़ा किसान आंदोलन किसानों ने किस कारण से किया था, किस बात को लेकर किया था, कर वृद्धि, सूखे के कारण
किसानों की फसलें बेकार हो गई, बर्बाद हो गई। इसके बावजूद अंग्रेज़ी सरकार किसानों से भूमि कर वसूल कर रही थी और उस भूमि कर में भी वृद्धि कर दी थी, कर वृद्धि कर दी थी। तो गांधी जी से पहले इस आंदोलन में सबसे पहले कौन से नेता थे? मोहनलाल पांड्या। मोहनलाल पांड्या। मोहनलाल पांड्या ने इस आंदोलन की सूचना गांधी जी को दी थी। तो आगे इस आंदोलन में गुजरात सभा और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इन दोनों के सदस्यों ने इस आंदोलन में भाग लिया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में इस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो इस आंदोलन में गुजरात सभा तथा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों ने भी भाग लिया था। इस समय गुजरात सभा के अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। तो साथियों, आगे वाला टॉपिक है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था, कब पारित हुआ था? 17 मार्च 1919। 17 मार्च 1919। सबसे पहले रॉलेट एक्ट जो बनाया गया था वो सरकार ने क्यों बनाया था? देखो, एक्ट या अधिनियम या कानून एक ही बात है। कोई भी एक्ट बनता है या तो ब्रिटिश संसद से बनकर आता था भारत के लिए, या भारत की केंद्रीय विधान परिषद से पारित होता था, और अंतिम रूप से उस एक्ट पर, उस अधिनियम पर, उस विधेयक पर गवर्नर जनरल के साइन होते थे, हस्ताक्षर होते थे। उसके बाद वो एक्ट के रूप में लागू हो जाता था, कानून के रूप में लागू हो जाता था। तो साथ ही कोई भी विधेयक केंद्रीय विधान परिषद में पारित होता था, उस पर गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर होने के बाद वह एक्ट या अधिनियम या कानून के रूप में लागू हो जाता था। जैसा कि आपको मालूम है, वर्तमान में भारत में कोई भी अधिनियम या कानून बनता है, भारत की संसद से, लोकसभा से, राज्यसभा से, दोनों से पहले पास होता है। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद वर्तमान में कोई भी विधेयक क्या बनता है? कानून या अधिनियम या एक्ट। लेकिन साथियों, 1919 के अधिनियम से पहले भारत में केवल एक ही सदन था जिसमें विधेयक पास होते थे, कानून पास होते थे। उसका नाम था केंद्रीय विधान परिषद। लेकिन 1919 का अधिनियम, जिसका अन्य नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में केंद्रीय विधान परिषद को 2 सदन में विभाजित कर दिया गया था।
तो द्विसदनी कब बनाया गया? 1919 के अधिनियम से। लेकिन अभी केंद्रीय विधान परिषद नाम से भारत में एक ही सदन था जिसमें कि भारत के विधेयक पास होते थे, कानून बनते थे। तो रॉलेट एक्ट केंद्रीय विधान परिषद में पारित किया गया था। तो सबसे पहले बात करें कि रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य साथियों, भारत में कुछ क्रांतिकारी घटनाएं हुई थी। भारत के कुछ क्रांतिकारियों ने जैसे अंग्रेज़ों पर बम फेंके थे, अंग्रेज़ों की हत्या भी की थी। तो अंग्रेज़ लोग इन घटनाओं को भारत में सरकार क्या नाम देती थी? भाई ये तो आतंकवादी घटनाएं हैं। लेकिन भारत के जो राष्ट्रवादी क्रांतिकारी थे, भाई वो ऐसी आतंकवादी घटनाएं नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो तो मजबूर थे ना, वो तो ब्रिटिश सरकार के सामने मजबूर थे। भाई भारत के क्रांतिकारी क्या चाहते थे? भाई भारत को पूर्ण स्वतंत्र करो, आप भारत से जाओ। देखो क्रांतिकारियों का उद्देश्य क्या था? भाई भारत को पूर्ण स्वतंत्र करो, आप भारत से जाओ। लेकिन कांग्रेस में जो अभी नरम दल के नेता हैं, नरम दल के नेताओं का उद्देश्य ये नहीं है, पूर्ण स्वराज नहीं था। नरम दल के नेताओं का उद्देश्य कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं था। हाँ, धीरे धीरे जैसे नरम दल के नेता 1919 तक धीरे धीरे कांग्रेस से बाहर हो गए थे, बहुत सारों की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद जो गरम दल के नेता थे वो गांधी जी के साथ शामिल आए और परिस्थितियां भारत में इस तरह की बनती चली गई कि गांधी जी को भी धीरे धीरे कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज की मांग करनी पड़ी। क्योंकि जब ब्रिटिश सरकार भारत की जनता के अधिकारों को नहीं दे रही थी, नहीं मान रही थी, तो भारत के कांग्रेस के नेताओं को मजबूर होना पड़ा कि भाई अब तो हमें पूर्ण स्वराज ही चाहिए। तो भारत में जैसे कुछ क्रांतिकारी घटनाएं हुई थी, लेकिन उन क्रांतिकारी घटनाओं को अंग्रेजों ने सॉरी क्या नाम दिया था? आतंकवादी घटनाएं। जैसे 1897 में चापेकर बंधुओं ने महाराष्ट्र में घटना की थी। 1908 में खुदीराम बोस ने बिहार में किंग्सफोर्ट की हत्या की थी। इसके बाद 1909 में महाराष्ट्र में जैक्सन की हत्या की गई थी। 1912 में लॉर्ड हार्डिंग जो कि भारत का गवर्नर जनरल था, उस पर बम फेंका गया था। तो ये कुछ क्रांतिकारी घटनाएं थी जो कि भारत के क्रांतिकारियों ने की थी। इन्हीं घटनाओं को रोकने के लिए ये रॉलेट एक्ट बनाया गया था। तो रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? भारत में आतंकवादी और क्रांतिकारी घटनाओं को नियंत्रित करना। इस एक्ट का उद्देश्य क्या है? भारत में आतंकवादी और क्रांतिकारी गतिविधियों को नियंत्रित करना। इन गतिविधियों को कंट्रोल करना, रोकना, समाप्त करना। भाई आगे ऐसी घटना ना हो पाए। तो सरकार ने एक कमेटी बनाई थी। रॉलेट एक्ट पारित होने के पहले एक कमेटी बनाई थी, इसका नाम था सिटीजन कमेटी।
सिटीजन कमेटी, और इस कमेटी का अध्यक्ष था, सर सिडनी रॉलेट। इस कमेटी का अध्यक्ष कौन है? सर सिडनी रॉलेट। ये सर सिडनी रॉलेट कौन था? ये इंग्लैंड में हाई कोर्ट का एक जज था। इंग्लैंड के हाई कोर्ट का जज सर सिडनी रॉलेट ब्रिटेन के हाई कोर्ट का न्यायाधीश था। इसकी अध्यक्षता में सिटीजन कमेटी बनाई गई थी। सिटीजन कमेटी ने भारत में क्रांतिकारी और आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए जो सुझाव दिया था, जो प्रस्ताव दिया था, वो जो विधेयक था, सिटीजन कमेटी ने जो प्रस्ताव दिया, वो जो विधेयक दिया, ये जो विधेयक था, ये विधेयक केंद्रीय विधान परिषद में पास कर दिया गया। केंद्रीय विधान परिषद में कुछ भारतीय सदस्य थे, कुछ भारतीय मेंबर थे। भारतीय सदस्यों ने विरोध किया, भाई ये विधेयक पारित नहीं होना चाहिए, इससे तो भारत के नेता हैं उन पर एक अंकुश लग जाएगा, वो लोग स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाएंगे। तो केंद्रीय विधान परिषद में जो भारतीय सदस्य थे, इन्होंने इस विधेयक का विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद ये जो विधेयक था पारित कर दिया गया। ये विधेयक केंद्रीय विधान परिषद में, मैंने आपको बताया था, अभी भारत की जो संसद है उसका केवल एक ही सदन था जिसे कहा जाता था केंद्रीय विधान परिषद। इसी में भारत के कानून बनते थे। अधिकतर बहुत सारे कानून ब्रिटेन की संसद से बन के आते थे, लेकिन कुछ कानून केंद्रीय विधान परिषद में भी पास होते थे। तो भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद ये जो विधेयक था पारित कर दिया, और इसे क्या नाम दिया? रॉलेट, सर सिडनी रॉलेट के नाम पर इसे नाम दिया रॉलेट एक्ट। इसे क्या नाम दिए भाई? रॉलेट एक्ट या रॉलेट कानून या रॉलेट अधिनियम। किस तारीख को पारित हुआ है? 17 मार्च 1919। 17 मार्च 1919 तारीख भी पूछ ली जाती है। तो विधेयक पारित हो गया। जब भारत के नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने देखा, भाई ये तो बहुत बुरा कानून है, ये तो बहुत बुरा कानून है, इससे तो हमारे भारत के जो क्रांतिकारी हैं वो स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाएंगे। तो कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इसे अपने अपने तरीके से नाम दिए थे। जैसा अपन कहें, मोतीलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू के पिता थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने रॉलेट एक्ट को क्या नाम दिया था? बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील। साथियों क्या नाम दिया है? बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील। ध्यान रखना, ये नाम किसने दिया है? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू।
क्योंकि इस रॉलेट एक्ट में कहा गया था भाई किसी भी भारतीय पर राजद्रोहात्मक अगर कोई भारतीय काम कर रहा है या काम करने वाला है, ऐसी किसी घटना को अंजाम देने वाला है, तो उसे संदेह के आधार पर भी आप गिरफ्तार कर सकते हो। उस भारतीय को संदेह सस्पेंशन संदेह के आधार पर भी आप उस भारतीय को गिरफ्तार कर सकते हो और संदेह के आधार पर गिरफ्तार करके उसे जेल में डाल सकते हो। और जो जेल में क्या है, बंदी व्यक्ति, जेल में जो बंद है, वो जो बंदी व्यक्ति है, उस बंदी व्यक्ति को अपने बचाव में ना तो वकील करने का अधिकार था, ना वकील करके वकील के माध्यम से कोर्ट में एप्लीकेशन दायर करने का अधिकार नहीं था, अपील करने का अधिकार नहीं था, और कोर्ट में दलील देने का भी अधिकार नहीं था। अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार उसे नहीं था। बहुत बुरा कानून था, इसीलिए मोतीलाल नेहरू ने इस एक्ट को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील नाम दिया था। एक और मुस्लिम नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना ये वही जिन्ना है जिसने भारत का विभाजन कराया था। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना प्रारंभ में राष्ट्रवादी थे, भारत का हित चाहते थे, लेकिन बाद में स्थितियाँ इस तरह से बदल गई थी कि मोहम्मद अली जिन्ना अड़ गए कि नहीं भाई, भारत का विभाजन होना चाहिए। 1947 में जिन्ना ने कहा पहले भारत का विभाजन हो, बाद में भारत स्वतंत्र हो। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने रॉलेट एक्ट को क्या नाम दिया था? कानून विहीन कानून। कानून विहीन कानून। देखो क्या बात कही, कानून विहीन कानून। भाई ये कानून तो है, लेकिन इसमें भारत की जनता के लिए कोई भी ऐसा अधिकार नहीं है, कोई भी ऐसा नियम लागू नहीं है। इससे तो भारत की जनता पर प्रहार किया जाएगा, इससे तो भारत की जनता का शोषण किया जाएगा। भाई इसमें ऐसा कोई कानून नहीं है जो वास्तव में न्याय संगत हो। तो जिन्ना ने क्या है, कानून विहीन कानून। भाई कानून तो है, लेकिन इसमें कोई नियम नहीं है, कोई विचारधारा, उचित विचारधारा इसमें नहीं है। साथियों, कांग्रेस ने इसको क्या नाम दिया था? रॉलेट एक्ट को कांग्रेस ने क्या नाम दिया था? कांग्रेस ने और भारत की जनता ने इसको नाम दिया था काला कानून। कांग्रेस के नेताओं ने और भारत की जनता ने इसको नाम दिया था ब्लैक एक्ट, काला कानून। कांग्रेस के नेताओं ने देखा भाई ये तो बहुत बुरा कानून है, इसका विरोध होना चाहिए। गांधी जी को मालूम पड़ा, गांधी जी ने कहा नहीं भाई ऐसे नहीं मानेंगे, आराम से नहीं बैठेंगे, इसका तो विरोध करेंगे। तो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सत्याग्रह सभा का आयोजन करने की घोषणा की। गांधी जी ने कहा गांधी जी ने सत्याग्रह सभा भाई इसके विरोध में एक सभा बुलाई जाएगी जिसे नाम दिया गया सत्याग्रह सभा।
और ये जो सत्याग्रह सभा बुलाई जानी थी, इसका आयोजन किस दिन किया जाना था? 30 मार्च 1919 को इसका आयोजन किया जाना था प्रारंभ में। लेकिन किन्हीं कारणों से गांधी जी ने 30 मार्च की तारीख को बढ़ाकर के क्या कर दिया था? 6 अप्रैल 1919। साथियों ध्यान रखना, गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा आयोजित करने की जो प्रारंभिक तारीख थी 30 मार्च 1919 थी। लेकिन गांधी जी ने कहा भाई पूरे भारत में हड़ताल की जाएगी। लेकिन गांधी जी को लगा कि भाई ऐसा न हो कहीं हिंसा हो जाए, इस कारण से गांधी जी ने ये जो तारीख थी 30 मार्च से बढ़ाकर क्या कर दी? 6 अप्रैल 1919। और गांधी जी ने पूरे देश की जनता से कहा, सभी कांग्रेस के नेताओं से कहा, भाई जो नेता जिस राज्य में है, जिस प्रांत में है, वहाँ पर क्या की जाएगी? हड़ताल की जाएगी। हड़ताल। गांधी जी ने मजदूरों से, किसानों से, श्रमिकों से, सभी से कहा 6 अप्रैल 1919 को संपूर्ण भारत में हड़ताल की जाएगी। सरकार को मालूम पड़ा, अंग्रेज़ों को मालूम पड़ा, भाई गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को संपूर्ण भारत में हड़ताल करने का दिन निश्चित कर दिया है। गांधी जी बम्बई से दिल्ली की तरफ आ रहे थे। गांधी जी बम्बई से किधर आ रहे थे? दिल्ली की तरफ आ रहे थे। सरकार को मालूम पड़ा भाई गांधी जी दिल्ली में प्रवेश न कर पाए, हिंसा भड़क सकती है। तो गांधी जी को दिल्ली से पहले ही फरीदाबाद नामक स्टेशन पर ट्रेन से उतारकर वापस बम्बई भेज दिया। भाई गांधी जी अगर दिल्ली से आगे पंजाब तक पहुंच गए तो ज़्यादा हिंसा भड़क सकती है, क्योंकि रॉलेट एक्ट का सबसे ज़्यादा जो विरोध हुआ था, विरोध होने की जो संभावना थी अंग्रेज़ों को, वो पंजाब में थी। तो गांधी जी का पंजाब में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया। तो भाई गांधी जी आप वापस बम्बई चले जाओ। तो गांधी जी को वापस बम्बई भेज दिया। तो आगे साथियों रॉलेट एक्ट के विरोध में ही आगे वाली जो घटना थी, इसमें पंजाब में 2 नेता थे। पंजाब में अमृतसर में अमृतसर में 2 नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे नेता का नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों नेताओं ने अमृतसर में जब रॉलेट एक्ट का विरोध किया तो इन दोनों नेताओं को भी 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया। ध्यान रखना, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने जब रॉलेट एक्ट का विरोध किया अमृतसर में, तो इन दोनों नेताओं को किस तारीख को गिरफ्तार किया गया है? 9 अप्रैल 1919 को। जब इन दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया तो 10 अप्रैल 1919 को जनता आक्रोशित हो गई, जनता आंदोलन पर उतारू हो गई। जनता जब आंदोलन कर रही थी तो जनता के आंदोलन पर पुलिस
पुलिस द्वारा क्या की गई? फायरिंग। पुलिस द्वारा फायरिंग की गई। भाई पुलिस द्वारा गोलियां चलाई गई। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को जब गिरफ्तार कर लिया तो इनकी गिरफ्तारी के विरोध में, गिरफ्तार कब किया है? 9 अप्रैल 1919 को। जनता ने आंदोलन कब किया है? 10 अप्रैल 1919 को। जनता जब आंदोलन कर रही थी तो यहाँ पर पुलिस ने जनता पर गोलियां चलाई, आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाई। तो इस पुलिस फायरिंग में कुछ व्यक्ति मारे गए थे। इस पुलिस फायरिंग में कुछ व्यक्ति मारे गए। तो साथियों, रॉलेट एक्ट में इतना ही था कि 10 अप्रैल 1919 को जनता जब आंदोलन कर रही थी, पुलिस द्वारा फायरिंग की गई और इस फायरिंग में कुछ व्यक्ति मारे गए। और इसी के आगे हुआ था जलियांवाला बाग का हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग का हत्याकांड। तो साथियों, रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? भारत में आतंकवादी और क्रांतिकारी घटनाओं पर नियंत्रण पाना, इन घटनाओं को रोकना। रॉलेट एक्ट का अध्यक्ष कौन था? सर सिडनी रॉलेट। सर सिडनी रॉलेट, ये कौन था? इंग्लैंड के उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश था। इसी के नाम पर रॉलेट एक्ट बनाया गया था। रॉलेट एक्ट पारित होने के पहले एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी का नाम क्या था? सिडीसन कमेटी। ध्यान रखना, सिडीसन कमेटी। और इसका अध्यक्ष कौन है? सर सिडनी रॉलेट। इस कमेटी ने जो सुझाव दिया वह विधेयक के रूप में केंद्रीय विधान परिषद से पारित हुआ था, है ना। और किस तारीख को उस पर गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर हुए? 17 मार्च 1919 को। तो रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 17 मार्च 1919 को। इस एक्ट के द्वारा किसी भी भारतीय को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, संदेह के आधार पर, और जेल में डाला जा सकता था। जो व्यक्ति जेल में बंद है, जो बंदी व्यक्ति है, उसे अपने बचाव में कुछ कहने का अधिकार नहीं था। ना वकील करने का अधिकार था, ना कोर्ट में अपील करने का अधिकार था, ना साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार था। तो मोतीलाल नेहरू ने रॉलेट एक्ट को क्या नाम दिया है? बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून। मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या नाम दिया है? कानून विहीन कानून। भाई ये कानून तो है, ये कानून तो है, लेकिन जनता के लिए इसमें कोई भी न्याय संगत बात नहीं है। कांग्रेस ने इसे क्या नाम दिया था? कांग्रेस ने इसे क्या नाम दिया था? काला कानून। गांधी जी ने देखा भाई बहुत बुरा कानून है, इसका तो विरोध होना चाहिए। गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन करने की पहली तारीख कौन सी निश्चित की थी? 30 मार्च 1919। वही संपूर्ण भारत में हड़ताल करवाई जाएगी। लेकिन गांधी जी ने इस तारीख को बढ़ाकर कितना कर दिया था? 6 अप्रैल 1919। गांधी जी बम्बई से दिल्ली की तरफ आ रहे थे। गांधी जी का दिल्ली में और पंजाब में प्रवेश क्या कर दिया? प्रतिबंधित कर दिया। सरकार ने कहा गांधी जी आप पंजाब में जाओगे तो हिंसा भड़क सकती है, इससे अच्छा है आप वापस बम्बई चले जाओ। भाई गांधी जी ट्रेन से उतार दिया, गांधी दूसरी ट्रेन से बम्बई वापस चले गए। इस एक्ट का, रॉलेट एक्ट का सबसे ज़्यादा जो विरोध हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था।
किस प्रांत में हुआ था? पंजाब में हुआ था। तो रॉलेट एक्ट का भारत में सबसे अधिक विरोध कहाँ पर हुआ है? पंजाब में हुआ है। किस शहर में हुआ है? अमृतसर में हुआ है। ये दोनों जो नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, कहाँ के रहने वाले थे? ये अमृतसर के रहने वाले थे। तो इन्होंने जब विरोध किया दोनों नेताओं ने, तो भाई इन दोनों नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया। 9 अप्रैल 1919 को इन दोनों नेताओं को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया, जेल में डाल दिया। इन दोनों की गिरफ्तारी के विरोध में 10 अप्रैल 1919 को जनता आक्रोशित हो गई, जनता आंदोलन पर उतारू हो गई। तब यहाँ पर पुलिस द्वारा फायरिंग की गई, इसमें कुछ व्यक्ति मारे गए थे। और इसी के आगे हुआ था साथियों जलियांवाला बाग का हत्याकांड। तो साथियों आज इतना ही। मुझे उम्मीद है आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो साथियों राधे राधे, जय श्री कृष्णा।